हेलो दोस्तों, मैं रोमी रक्षा आपका हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत है। कल मैंने आपको यहाँ चार्ट एक्ट 1833 वाला जो है पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चार्ट एक्ट 53, ठीक है। तो अगर आप ये बुक से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आपको हम आगे लेकर के चलते। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ब्रिटिश संसद से पारित यह अंतिम तथा संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। ये कहा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया है, जो 1853 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी कि जो कंपनी थी ब्रिटिश की, इसके अंदर, ठीक है, संसद से पारित यह अंतिम, यानी कि यह अंतिम संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है। ये कोई भी पूछेगा चार्ट एक्ट लास्ट वाला कौन था, तो 1853 था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पारित हुआ था। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एक प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया गया, यानी कि प्रशासनिक जो कार्य था उसको क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था, ठीक। कंपनी के महत्वपूर्ण 2 पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आधार बनाया गया है एवं साथ ही सिविल सेवा के अवसर भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है। यानी कि पहले भारतीयों के लिए ये सब नहीं था, लेकिन अब किसके लिए हो गया, भारतीयों के लिए भी हो गया। पहले सीधे भर्ती होती थी, लेकिन अब क्या था कि एग्जाम वगैरह होगा, ठीक है। तीसरा विधि क्या था, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना की गई। किसके लिए, भारत के लिए, ठीक है, 12 सदस्यों के लिए। भारत के गवर्नर जनरल को विधि के संदर्भ में वीटो शक्ति प्रदान की गई, वीटो शक्ति प्रदान की गई। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, यानी कि बंगाल के प्रशासन के लिए अलग से, ठीक है, उसके कार्य के लिए अलग से जो है गवर्नर को रखा गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858, यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप पारित किया गया जिसने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और ब्रिटिश भारत की संपूर्ण शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार, यानी कि ये जो 58 वाला है, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। अब इसको आगे देखिएगा आप। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर था उसका नाम बदल के क्या किया गया, वायसराय, जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, यानी कि भारत के जो पहले वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशक कोर्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो ये सब बोर्ड थे जो निर्देश और नियंत्रण करते थे उनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राज्य सचिव के रूप में एक नवीन पद का सृजन किया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतियोगिताओं को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार विधान परिषद में 3 भारतीयों, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, बनारस के राजदेव नारायण सिंह और तथा सर दिनाकर राव को नामित किया। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। कब, सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है, आप अपना टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बम्बई तथा मद्रास के विधान परिषदों को कानून बनाने एवं उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में नई विधान परिषदों का गठन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। इसको गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए, ठीक है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था, ठीक है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम, ये भारतीय परिषद है, ठीक है।
जो 61 था और ये है 92, ठीक है। अब ये देखिए हर 20 साल पे जो है होता है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसके तहत आर्थिक नीति तथा बजट के मामलों में भारतीय सदस्यों को बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं था। देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ में जो है ये दिक्कत। और अभी भी जो हमारी सरकार है अब उसको तो कोई मतलब ही नहीं कि मतदान दे या ना दे, सरकार तो हमारी है, ठीक है। बस यही सब चल रहा है अपने भारत में। अब आगे देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में व्यापक वृद्धि की गई, जिसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने का प्रावधान किया गया। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। देखिए ध्यान दीजिएगा ये सबसे पहले थे, ठीक है। भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो एक विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यहीं से तो सब बिगड़ गया, ठीक है। जिसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। यहाँ पे एक विशेष इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके टिक कर लीजिएगा। वायसराय लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता। पूछ देगा कि किसको जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, तो वायसराय लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, ये भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। केंद्र में सिद्धांतात्मक विधायिका को स्थापित किया गया, जिसमें एक सदन को केंद्रीय विधानसभा एवं दूसरे को राज्य परिषद का नाम दिया गया। प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों में केंद्रीय विषय तथा प्रांतीय विषय वर्गीकृत कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत के सभी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ कर दिया। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा देश में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ध्यान दीजिएगा कब, 1919 में। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। सांप्रदायिक आधार पर भारतीय, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तारित किया गया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहाँ से भारत का शासन अधिनियम है, ठीक है, 1935 से। इस अधिनियम ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक विस्तृत अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान, फिर से इसको हम एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। इस अधिनियम ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक विस्तृत अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघ सूची 59, राज्य सूची 54 एवं समवर्ती सूची 36 विषय के मध्य में शक्ति का विभाजन किया गया, परंतु अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति वायसराय को प्रदान की गई। प्रांतों में दैत्य प्रशासन प्रणाली को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 की गई।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सिंध प्रांत को बम्बई प्रेसिडेंसी से एवं बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। देश के 6 राज्यों बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। अब ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, फिर कल से आपको पढ़ाऊंगी अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, पहले मैं आज ये पढ़ा दूँ कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्यों में सर पैंथिक लारेस अध्यक्ष, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने तथा प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि सीटों की कुल संख्या आवंटित करने की अनुशंसा की। देखिए पहले क्या था, 10 लाख पे एक सांसद रहेंगे। आप तो देख रहे हैं गोरखपुर में हमको लगता है कि 1 से 2 करोड़ लोग हैं, उस पर एक ही सांसद है और वो भी बकलोल सांसद है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको अंतरिम सरकार का गठन पढ़ाऊंगी आगे चल के। अब हमारे बिहार में देख लीजिए ऐसे ऐसे लोग आ गए, मैं क्या बताऊँ, नेता जो देश को संभाल रहे हैं बताइए। चलिए ठीक है, अब तो बन गए हैं नेता बिना पढ़े लिखे। संविधान ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जो है पढ़े लिखे को जो है उसमें बनाना चाहिए था और नेता वगैरह जो देश को संभाल रहा है। हम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, 30-35 बच्चे क्लास में रहते हैं, तो हमारा बीएड होता है, इसके बाद सीटेट होता है, टेट होता है, फिर एक्सपीरियंस होता है, इतने सारे कम से कम 5 साल लग जाते हैं टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद। चलिए इसके बाद मैं जा रही हूँ हिस्ट्री पढ़ाने, क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब मी।